सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है एंड फॉर्म भरने के दौरान बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। मेरे पास डेली कम से कम 50 से ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई। और हो सकता है कि अगर आपने फॉर्म भर भी दिया हो तो आपसे भी वो कैसी मिस्टेक हो रखी हो। इन मिस्टेक्स को बचाने के लिए हमने डिसाइड किया कि आपके सामने मैं एक फॉर्म ऑनलाइन पूरा अंदर तक भर के दिखाऊंगा कि भैया क्या क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है, ताकि आप वो गलतियां ना करें। और उसी चीज़ के लिए मैंने अपने पीछे ये वेबसाइट खोल रखी है upsconline.gov.in, जहाँ पे आपको वो लिंक मिलेगा जहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको आना है और सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम सेक्शन है, लॉगिन, इंस्ट्रक्शंस, FAQs एटसेट्रा। मेरी सलाह ये है कि भरने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर से भर लें। सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन रजिस्टर ओनली वंस इन OTR। ठीक है, तो आप केवल एक बार OTR भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपने गलती की तो उसका खामियाजा आपको आगे आने वाले प्रोसेस में फेस करना पड़ सकता है। OTR इज नॉट एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन नहीं है। मतलब अगर आपने OTR भर दिया और उसके बाद फॉर्म नहीं भरा तो इट मीन्स कि आप उस एग्जाम के लिए कंसीडर नहीं होंगे। OTR बेसिकली वो यूपीएससी जो है यहाँ पे वो आपसे आपकी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा है कि भैया तुम हो कौन। ठीक है, इसके बाद आपको अलग से जाके जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स होंगे उसमें अगर आप कोई भी एग्जाम भर रहे हैं तो आप उसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑल्दो थ्रू द OTR इटसेल्फ। ठीक है, आपके पास एक ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई हमने ईमेल आईडी डाल दी और हमें फिर पासवर्ड ही याद नहीं है, तो भैया पहले ये चेक कर लेना कि ईमेल आईडी आपकी सही है कि नहीं, और अगर सही है तो कहीं एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी इवन गूगल, आपने देख रखा होगा कि गूगल जीमेल पे कभी कभी आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाती है और हमें पता चलता है कि हम उसे वापस वही एक्टिव ही नहीं कर पा रहे। मोबाइल नंबर जो आप एटलीस्ट आने वाले टाइम में चेंज नहीं करेंगे वही रखिएगा। उसके अलावा द कैंडिडेट विल हैव टू चेंज हिज पासवर्ड इन OTR। तो आप जब आपके पास जब फॉर्म की डिटेल डाल देंगे तो उसके बाद आपके पास जो पासवर्ड आएगा आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पैसा नहीं लगेगा, ये एक अच्छी बात है। ये पैसा आपसे बाद में वसूला जाएगा। आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली अ मैसेज विल बी सेंड टू योर दिस। तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो ये आपको एक्टिव रखना है। आप मल्टीपल OTR नहीं रजिस्टर कर सकते। ठीक है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। तो OTR बहुत ध्यान से भरना है आपको। ठीक है, और करेक्शन है तो आप इस ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ भेज सकते हैं। आप में से कई सारे बच्चे पूछते हैं ना, ये देखिए आपके सामने इसका जवाब है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर मेरी मिस्टेक हो गई OTR में और करेक्शन विंडो भी बंद हो गया, तो हम क्या करें। आप यहां पे अपनी डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ ईमेल कर सकते हैं, उन्होंने आपको बता रखा है, तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं। सीधा सीधा। लेकिन द थिंग इज दैट कि हम अक्सर इन चीजों को पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद यहां पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। देन लेट्स गो एंड क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। तो वहां पे क्लिक करने के बाद अब हम इस फॉर्म में आ गए हैं। यहां पे अगर आप एक नए बच्चे हो तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पिछले साल या उसके पिछले साल OTR ऑलरेडी भर रखा था तो आप ईमेल आईडी और OTP से अपना लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हैं, इवन OTR ID डाल के कर सकते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी में कभी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन करते समय आप ये देखिए कि आपको पहले अपना नाम डालना है एज पर क्लास 10th। ये सीधा लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे आधार वाला नाम डाल देते हैं, पैन कार्ड का नाम डाल देते हैं, वो नहीं करना है। जो आपके क्लास 10th में जो मार्कशीट थी उस पर जो आपका नाम लिखा था वही आपको यहाँ पे फिल करना है। नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसके बाद वेरीफाई नेम, घुमा फिरा के जो यहाँ पे एंट्री की वही एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, यस नो। यहां पे एक बात आपको समझना है कि ये नाम चेंज करने की कब की बात कर रहा है। सपोज आपके क्लास 2 में था, आपका नाम चेंज हुआ था, तो क्या आपको वो नाम यहां पे मेंशन करना है कि हैव यू एवर चेंज नेम? नो। 10th में जो आपका नाम फाइनलाइज हुआ उस नाम के बाद कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, थ्रू द गैजेट ऑफ इंडिया वो अपना नाम चेंज करते हैं।
तो उस केस में किसी ने अपना सरनेम लगाया या कुछ लगाया, इन दैट केस ही आपको ये ऑप्शन यस सेलेक्ट करना है और अपना चेंज नेम लिखना है। 10th से पहले अगर 9th क्लास में आपका छंगूमल नाम था और 10th क्लास में आपने मार्कशीट में मेंशन करवा लिया था, फाइनली जो आपका रिजल्ट निकल के आया छंगीलाल निकल के आ गया, छंगूलाल से छंगीलाल कर लिया, तो आपको छंगीलाल ही लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज इसमें इतना पचड़े में नहीं पड़ना है, सीधे आपको नो करना है। जेंडर, ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट दी है और ये तीसरा जेंडर भी इन्होंने इंक्लूड किया है। इंक्लूसिव पॉलिसीज की तरफ हमारी गवर्नमेंट बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। देन यू हैव टू वेरीफाई जेंडर, ताकि आप वो गलती ना करें, ठीक है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, यू हैव टू वेरीफाई द डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ कौन सी होनी चाहिए? अगेन आपकी जो 10th की मार्कशीट में लिखी होगी, बिकॉज दैट इज कंसिडर अ वैलिड डॉक्यूमेंट। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कहीं बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ वैसा मिला हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है, 10th वाली ही डालनी है, ठीक है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद पापा का नाम, यहाँ पे श्री, मिस्टर, डॉक्टर, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। जितना भी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट सिंपल आपको यहाँ पे वो सारी चीज हटा के आपको लिखना है फादर्स नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। यानी कि 10th में जो स्पेलिंग जैसे कुछ लिखा हो वही यहाँ पे आपको लिखनी है। सेम अप्लाइज टू मदर, ठीक है, जो आपके रिकॉर्ड में होगी। मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, यहाँ पे श्रीमती, मिसेज, ये सब नहीं लिखना है, और 10th वाले में जो भी लिखा होता है वो आपको लिखना है। फिर माइनॉरिटी स्टेटस की बात आती है। अगर आप एक माइनॉरिटी हैं तो आप यस क्लिक करेंगे, तो उसके चलते आपका माइनॉरिटी आपका ऑप्शन आएगा। ये 6 माइनॉरिटीज दी हुई हैं, अगर इसमें से कोई हैं आप तो आप ये डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर जो कि OTR के लिए यूज होगा, जिसपे आपका जो OTP है वो आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर मन करे तो दे देना। ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, जो यूज कर सको। कभी कभी ना मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आता तो फिर मैसेज नहीं आ पाता, तो आपकी ईमेल आईडी पे जरूर आ जाता है। तो मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालना है, इसको यूज करने से पहले, यहाँ पे भरने से पहले ये चेक कर लेना कि वो एक्टिव है कि नहीं। देन अल्टरनेट ईमेल आईडी, क्लास 10th एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा बैंकिंग वाला फीचर डाल दिया है इन्होंने, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत हो तो काम आ सके, ठीक है। सिक्योरिटी आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, चाइल्डहुड नेम क्या है, ये सारी चीज़ें बैंक से घुमा फिरा के उठाई गई जैसी लगती हैं। एंड देन आपको ये कैप्चा भरना है, ठीक है। इसको भरने के बाद आप यहाँ पे ये सबमिट कर देंगे। सो डिटेल्स डालने के बाद इस तरह से आपके पास आ जाएगा ऑप्शन वेरीफाई OTP डिटेल्स। आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल पे, एक OTP आएगा ईमेल आईडी पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो भी नंबर आप यूज कर रहे हैं या ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं वो एक्टिव नंबर होना चाहिए। तो आप अपना मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसे डाल दें, ताकि वो वेरीफाई कर सके भैया वो मोबाइल आपके पास है और एक्टिव है। दूसरा, आपके ईमेल आईडी पे जो आएगा आप इस पे OTP डाल दें। तो जब आप इसे वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे और 5 मिनट के अंदर ही आपको वो वेरीफाई करना है, बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर 5 मिनट्स ओनली। नहीं आया तो आप इसे रीसेंड कर सकते हैं, लेकिन रीसेंड करने से पहले एक 25-30 सेकंड रुक जाना आप, ठीक है। एंड उसके बाद इस तरह से आपकी डिटेल्स, आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी OTR ID, नेम, हैव यू एवर चेंज नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन होगा, इसके थ्रू आप इसका एक PDF जरूर सेव कर लेना। दिस इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से सेव कर लें। अब आगे बढ़ते, तो जब आपका OTR रजिस्टर हो गया, अब आपको वापस यहाँ पे आना है। ये OTR वाला पेज है। सिंस अब आप नया रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे, ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर OTR ID डालते हैं। उसके बाद आपके OTP जो आपके पास आता है या फिर जो पासवर्ड आया है, उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमने पहले से डिटेल्स डाल रखी हैं। एंड इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो जब आप पहला लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी, जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि भैया जो तुमने OTR भर रखा है आप इसे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक टू चेंज जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस आप अपना चेंज कर सकते हैं। नाम अगर आप चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो आपने अपना डिटेल्स चेक कर लेनी है।
और उसके बाद अपना एक पासवर्ड यहाँ पे न्यू पासवर्ड ये डाल लें और उसके बाद आप सबमिट कर दें और अपनी डिटेल्स जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा इन द केस आपने मिस्टेक की है तो बाद में जब करेक्शन विंडो खोलेगी तो वहाँ पे आपको उसे करेक्ट करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी जिसमें आपकी ये डिटेल्स देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में आएगा। ये डिटेल्स हमने छुपा दी हैं जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म भरा जा रहा है। एंड इसको बाद जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग डिटेल्स दिखेंगे जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब उसके बाद आप जब ऊपर आएंगे तो ये सारी डिटेल्स आपसे ये पूछेंगे। तो सपोज़ कि भाई आप इंडिया के सिटीजन हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग आप कहाँ से हैं ये चीज़ पूछ रहा है। तो मैंने सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ये आपको देखना है लेकिन आप कहाँ के बिलोंग करते हैं। तो अभी जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, मदर टंग उनकी हिंदी है, आपके कुछ और भी हो सकती है तो ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कर लें या दूसरी लैंग्वेज जिसमें जो आपकी मदर टंग है। मैरिटल स्टेटस ये अनमैरिड हैं तो हमने अनमैरिड भर लिया। बर्थ ऑफ प्लेस इनका इंडिया है तो उन्होंने इंडिया भर लिया। अब इसके बाद आपसे ये पोस्ट ऑफिस पूछेगा तो इसमें पोस्ट ऑफिस की डिटेल्स लेट्स से अभी मैं जो बस बताने के लिए से XYZ डाल दे रहा हूँ। आप ये पोस्ट ऑफिस की जो डिटेल्स हैं इसकी सबसे अच्छी डिटेल्स आपको आपके पेरेंट्स से मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है हम कई बार कंफ्यूज करते हैं, हम जहाँ पे रह रहे होते हैं हम कंफ्यूजन में पोस्ट ऑफिस कुछ का कुछ डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे गलती ना करें, पेरेंट्स से पूछ लें। तो मैं सपोज XYZ ऐसे डाल दे रहा हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। एंड स्टेट मान लीजिए कि मैं चंडीगढ़ डाल दे रहा हूँ, स्टेट यूटी, डिस्ट्रिक्ट नेम मैं चंडीगढ़ डाल दे रहा हूँ और पिन कोड मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ फिलहाल, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद मैंने कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना है, लेट्स से OBC। उसके बाद अगर आप क्रीमी लेयर के हैं कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप नो डाल देंगे, अगर आप यस हैं तो आपसे ये टिक करवाएंगे और इसके बाद आपकी कम्युनिटी का नाम और ये सेंट्रल लिस्ट का पूछेंगे कि भैया आप किस जो भी लिस्ट है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सीरियल नंबर क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो हम लेट्स से कि हम क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट नंबर हमने कुछ ऐसे ही डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और हमने जो भी डेजिग्नेशन अथॉरिटी हमने डिप्टी कलेक्टर डाल दिया, दिल्ली दमन एंड दीव डाल दिया। ये अभी डिटेल करेक्ट नहीं है तो हम डाल दे रहे हैं बस। उसके बाद सीरियल नंबर हमने डाल दिया लेट्स से कि 12 और उसके बाद हमने कम्युनिटी डाल दिया लेट्स से कि YBHYU। उसके बाद हमने ये नो सेलेक्ट कर लिया कि आप कैंडिडेट हैं कि नहीं है, PWD कैंडिडेट। फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आपसे ये पूछेंगे, ये इन सारे आइडेंटिटी कार्ड। स्कूल ID कार्ड नहीं भरना है फिलहाल आपको, क्योंकि ये इन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है स्कूल ID कार्ड इज़ ओनली फॉर NDN, क्योंकि 12th के बाद का एग्जाम है तो उनके केस में तो स्कूल ID कार्ड चल जाती है, आपके केस में नहीं चलेगी। तो आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये सारी चीज़ें भर सकते हैं। लेट्स से कि हमने आधार भर दिया तो आपको कंसेंट ऑफ आधार भी देना है कि ताकि वो वेरीफाई कर सके वेबसाइट से। यस, देन आपका आधार नंबर जो भी होगा ये आप डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 लेट्स से। उसके बाद ये नो सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप ये वाले कैंडिडेट नहीं हैं। एंड ये फिर एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जॉब के असेसमेंट के लिए देनी है कि नहीं देनी है। ये किसके लिए है बेसिकली, ये उनके लिए है जिन लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो 2,500 से 3,000 बच्चे होते हैं हर साल जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे, सेलेक्ट तो 1000 ही होंगे। तो बाकी बच्चों का क्या होगा, बाकी बच्चों को दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। बट एक बात ये भी है कि उनका लोहा मान लिया जाता है कि ये लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। इसी चीज़ के लिए चूँकि ऑलरेडी उन्होंने इतना बड़े एग्जाम का जो क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो उसको रिस्पेक्ट रखने के लिए क्या किया इन्होंने कि भाई उनमें टैलेंट तो है, तो उनका जो डिटेल्स हैं वो दूसरी कंपनी जो के साथ वो डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सके कि अगर आपको इन द केस जॉब करनी है तो आप कर सकते हो। तो मेरी सलाह तो यही है कि आप इसे यस ही रखिएगा एंड देन आई हियर बाय डिक्लेयर एंड उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। उसके बाद जब आप वो डिटेल्स भर देंगे, सबमिट करेंगे, तो फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अलग अलग स्टेज पे, कोई स्टेज पहले भर सकते हैं, कोई बाद में भर सकते हैं। सीक्वेंस वाइज भरना थोड़ा सा एडवाइजेबल रहता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो हम सेकंड इस पे आ जाते हैं, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए उन्होंने करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दे रखा है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आपको डालनी है, लाइक लेट्स से कि आपका हाउस नंबर कुछ भी है
123 एंड पोस्ट ऑफिस लेट्स से कि XYZ, सिटी आपकी CVTY, स्टेट आपका लाइक लेट्स से कि अगर उत्तर प्रदेश है, मैं अभी ये पूरी डिटेल सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ताकि उनके हम सही डिटेल्स भी डाल सकें। डिस्ट्रिक्ट आपकी लेट्स से कि जैसे मैं सोनभद्र से हूँ तो मैंने अपना सोनभद्र डाल दिया, ठीक है। पिन कोड लेट्स से कि 231225 एंड एरिया कोड, फ़ोन नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। ये डिटेल्स मैं अभी कंप्लीट डन सेव नहीं करूँगा ताकि एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े। बट यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब क्या कि यूपीएससी आपसे अगर करेस्पॉन्ड करना चाहता है तो कहाँ पे करेस्पॉन्ड करे। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे ग्लिच है। लोग क्या करते हैं, परमानेंट एड्रेस एंड करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग भरते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसी को आप करेस्पॉन्डेंस के लिए रखिए। वैसे भी यूपीएससी आपसे कोई करेस्पॉन्ड करने नहीं जा रहा, आपको कोई एडमिट कार्ड तो भेज नहीं रहा, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको डाउनलोड करके वो करना है। तो सीधा सीधा परमानेंट एड्रेस ही सेम रखिए कि भाई यहाँ पे सब कुछ आएगा, कभी भविष्य में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा सब यहीं से होगा। अदरवाइज वो आपके लिए अलग तरीके की दिक्कतें, कभी भविष्य में भाई करेस्पॉन्डेंस के लिए कभी कहीं लेटर जा रहा हो, परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो वो चीज़ मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। आप अपना परमानेंट एड्रेस को ही अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस रखेंगे तो आपको फॉर्म में ना, मतलब जो जबरदस्ती की दिक्कतें हैं उससे आप बच जाएंगे। अब उसके बाद जब आपने एड्रेस डाल लिया है तो आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। उस चीज़ को लिए आप सबसे पहले इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए कि कौन सी फ़ोटो एक्सेप्टेबल है, कौन सी फ़ोटो अनएक्सेप्टेबल है। स्कैन फ़ोटो आपको JPG फॉर्मेट में ही रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो का डायमेंशन है ये आपको 550 पिक्सल्स इंटू 550 पिक्सल कम से कम होना चाहिए एंड इतना मैक्सिमम होना चाहिए। और जो डिजिटल साइज ऑफ फाइल है वो 20 KB से बड़ा और 300 KB से छोटा होना चाहिए। सेम तरीके से आपके सिग्नेचर के लिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएं, आपकी जो फोटो एक्सेप्टेबल फोटो कौन सी होगी वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये इन्होंने दे रखा है कि किस तरीके की फोटो इज द एक्सेप्टेबल फोटो। 3/4 जो स्पेस है ये आपका फेस कवर करता है लगभग। उसके नीचे आपका क्या नाम है, आप नेम लिख के अपना नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने खाली नाम लिख के डाल रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सही है। फोटोग्राफ डेट जो भी है, जिस डेट को ये क्लिक की गई थी, अब उसमें जो 10 दिन वाला कंडीशन है कि जो ये फॉर्म आया है इससे 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं करना कि 2 महीने पुरानी फोटो लगा देना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके की नहीं भैया इतना बड़ा फाइल का साइज और आपकी फ़ोटो कहीं पे ऐसे छुपी हुई है तो ये 3/4 साइज नहीं कवर कर रहा है, इसीलिए वो मेंशन कर रखा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इसको लेके। अब जैसे मैंने अगर फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अच्छा सोलोमन भाई खुल गए, तो इस टाइप से लाइक आप इस टाइप की फ़ोटो मत डाल देना। एक चीज़ अच्छा यहाँ पे मैं और बता दूँ, कई लोगों का हैबिट होता है जब फ़ोटो डालते हैं ना तो एकदम स्टाइल में ये वो करके डाल देते, तो वो फ़ोटो बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती है। रिजेक्ट हो ना हो लेकिन एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर ये भी ध्यान रखें। नॉर्मल फ़ोटो डालिए और एक अच्छे ड्रेस में अगर आप फोटो डालते तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सेम फोटो आपकी कब कब यूज होने वाली है, आपकी इंटरव्यू में भी वही फोटो यूज होगी। अब आपने फोटो ऐसे ही डाल दी जैसे सो के आए हैं एकदम क्या कहते हैं जम्हाई लेते हुए, और एकदम बाल बिखरे पड़े हैं, यहाँ पे गंदा सा क्या कहते हैं हल्दी गिरा हुआ है, इधर से ये हो रखा है, और कुछ लोग है कि भैया क्या कहते हैं उधर पीछे दम गंदगी दिख रही है, वो सब मत करना यार, वो आपका इम्पैक्ट डालेगा। सीधी सी बात है, इंटरव्यू वाले स्टेज में वही फोटो तो आपकी रहेगी ना, फोटो तो चेंज होगी नहीं। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एक अच्छी फोटो पहले ही रख लो, तो इससे क्या होगा आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, बस इतना सा है, उसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है। अब ये इस टाइप की फोटो मत डाल लेना, एक सही फोटो डाल लेना। इसके बाद फिर आते हैं, जब आप इसे डाल देंगे तो उसके बाद सिग्नेचर के लिए आएगा। सेम यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिख रखी हैं कि किस तरीके इसकी आप सिग्नेचर डाल सकते हैं। सिंपल है ये साइज, यहाँ पे आपने अपना ऐसे सिग्नेचर डाल दो, चाहे ऐसे डाल दो, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये सिग्नेचर दिख नहीं रही है ठीक से, इसलिए ये कैंसल्ड है। ये सिग्नेचर दिख रहा है तो आप जो डाल रहे हैं उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू भी दिखाता है, तो वो देख लेना कि आप सही डाले हो कि गलत डाले हो। और आपकी जो इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। डायमेंशन 350 पिक्सल से 350 50 पिक्सल और 500 पिक्सल से 500 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए।
तो ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, यहां पे गलती से भी गलती ना करें। ये यहाँ पे आ गया है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको 10th या इक्विवेलेंट ये ऑलरेडी डला हुआ है, ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद आपसे परसेंटेज पूछेगा, 94% है जैसे किसी बच्चे का तो 94 डाल देगा, जो भी है परसेंटेज। ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स एज पर सिलेबस डाल सकते हैं, बट मेरा एडवाइस आपको ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उसमें मेंशन है, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें आप डाल दें। उसके बाद किस कॉलेज से हैं, स्कूल से हैं, इंस्टीट्यूशन से, ये डाल दें। ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपना कॉलेज मत डालने लगना, आप अपना स्कूल डालना फिलहाल। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड जनरली सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड से आप डाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्लास, डिवीजन, ग्रेड। तो ये देखिए इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है कि कौन लाइक आपकी कौन सी डिवीजन से आप पास हुए। लाइक फर्स्ट, इसको आप खाली 1 लिखेंगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब आप सेव करने जाएंगे तो सेव नहीं करेगा। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 1 ST इस तरह से लिखना है, इन्होंने लिख रखा है, या फिर 2 और 3rd। तो ये फॉर्मेट है, ये कंफ्यूज ना करें। उसके बाद जब आप 10th की डिटेल्स डाल देंगे तो आपसे ये 12वीं का डिटेल पूछेंगे, 12th और इक्विवेलेंट स्टेटस। तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली बात है आप कंप्लीट तो कर ही रखे होंगे, तो आपसे ये चीज़ पूछेगा। फिर आपको 12th कंप्लीटेड, एग्जामिनेशन पास, 12th और इक्विवेलेंट। फिर अगेन सेम चीज़, आपकी जो भी डिटेल्स हैं, लाइक आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो लेट्स से कि हमने फर्स्ट डाल दिया, और उसके बाद आपके क्या परसेंटेज थे, तो परसेंटेज लेट्स से कि आप 88% लाए थे। ईयर ऑफ पासिंग आपका लाइक लेट्स से कि 2015 था, और सब्जेक्ट्स एज पर जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो मेंशन करना है, स्कूल एंड बोर्ड। उसको आप फिर सेव करेंगे तो ये ग्रेजुएशन वाले टैब पे चला जाएगा। इसके बाद ये ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ जाएगा, ग्रेजुएशन स्टेटस कंप्लीटेड या अपियरिंग। अगर आप फाइनल ईयर में तो आप अपियरिंग डालेंगे, ठीक है, और अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप इसे कंप्लीटेड डालेंगे। 10th और 12th वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपियरिंग होते तो आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर रहे होते, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल, अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूछ रखा है, तो स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल आपकी जो भी मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह जो भी है आप डाल सकते हैं। लेट्स से कि इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी जो है बीटेक है, तो आपने बीटेक या बीई सिमिलर सेम ही माना जाता है, तो आप बीई कर सकते हैं, ठीक है। बीटेक दिया है कि नहीं? हाँ, बीटेक दिया है। क्लास डिवीजन लेट्स से कि आप फर्स्ट से पास हुए हैं, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेट्स से कि आपके 68% हैं, आपने ये डाल दिया। ईयर ऑफ पासिंग लेट्स से कि आप 2021 में पास आउट हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, सब्जेक्ट जो लोग ग्रेजुएशन करके निकले हैं, जैसे बीटेक वगैरह कर कई सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं डाल सकते, क्योंकि एक एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट डालने लगेंगे तो क्या ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरी जो एडवाइस है वो आप ये डाल सकते हैं आराम से, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। एज पर सिलेबस, मैं यही डाला करता था एक्चुअली, ऑफ एज पर द सिलेबस ऑफ, जो भी आप जिस भी डिग्री से सब्जेक्ट कर रहे हैं तो वो एज पर द सिलेबस ऑफ दैट थिंग, ठीक है, एज पर द सिलेबस ऑफ CSE इन दिस यूनिवर्सिटी। तो इस टाइप से मैंने डालता था, तो आप यहाँ पे एज पर द सिलेबस ऑफ दिस डाल सकते हैं। सब्जेक्ट्स भी 2-3 हो तो हम डाल भी दें, सारे 40 सब्जेक्ट थोड़ी डाल दोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ बोर्ड, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, तीनों ऑप्शन है। जैसे लाइक कई लोग को डिग्री नहीं मिल रखी तो अपना रोल नंबर यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ इश्यू क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछा है, डू यू हैव बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हाई क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अपनी किस्मत इतनी अच्छी थी नहीं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कुछ कर पाए, बट अगर आपकी है तो आप इसे यस डाल के उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन, तो इसमें आप कितने अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखें तो डिटेल्स भर लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये टिक ऑलरेडी आ चुका है, अदरवाइज आप यहीं पे रुक के अगले उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड अकेले आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ये 10th पास की जो भी सर्टिफिकेट है वो मांग रहा है, द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है।
उसके बाद फिर आपसे ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट, जो बच्चे फाइनल डिग्री ईयर में हैं या फिर डिग्री पास कर गए हैं उनको डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री आप लेके वो उसका नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर सपोज वो भी नहीं है तो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल्स डाल देना। अगर मिल जाता है तो बेटर है, बट अदरवाइज नहीं मिले तो तब तक ये काम आप कर सकते हैं। सेलेक्टेड फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ पे आप जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह भर रहे हैं उसकी फोटो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे डाल देनी है। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू SC ST OBC EWS, तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको डाल देना है जो भी आपका सर्टिफिकेट है और आप वो जो रिजर्वेशन है वो आप क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग के लिए उन्होंने ये लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो परफॉर्मर खुल जाएगा, उस पर आपको साइन करके डाल देना है। जैसे अगर मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह से ये खुल गया, तो इसको भरना है, साइन करके डाल देना है। ठीक है, तो ये आप अंडरटेकिंग देते हैं, बोलते हैं भैया कि हम सब कुछ पढ़ लिए हैं, हम ये नहीं करते, और अगर कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आया कि हम ऐसा बिलोंग नहीं करते हैं तो तुम भैया जो मन में आया कर सकते हो। ये बेसिकली ये बताता है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर एज रिलैक्सेशन, देखो OBC या फिर SC होगा में ऑलरेडी आप जब कास्ट सर्टिफिकेट दे चुके हैं इट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन। बट हाँ, दूसरी जगह पे आपको कुछ जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है तो वो फॉर्म जो भी है वो आप डाल सकते हो। बाकी इन बच्चों को जहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं आपके अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रियायतें मिलती हैं उसके लिए, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है कि आप यहाँ के हैं, डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। अचीवमेंट, अब आप यहाँ पे कोई अचीवमेंट लिख रहे हैं, अचीवमेंट प्राइजेस मेडल्स एंड अदर्स, ये देखिएगा यही बोला है अचीवमेंट्स अवार्ड्स प्राइजेस अदर्स, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई अचीवमेंट क्लेम कर रहे हैं, ये देखिएगा अभी आपके सामने खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। ठीक है, हाँ ये खुल गया। तो ये जो आप डिटेल्स डालने होंगे ना, अब ऐसे ही नहीं कुछ भी डाल दोगे, उसके लिए वो मांग रहे हैं आपसे कि भैया तुमने जो अचीवमेंट है इसके लिए तुम्हारे पास कोई कुछ है भी कि नहीं। ठीक है, बट ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलग से, तो उससे रिलेटेड ही है ये डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये भर लेंगे, उसके बाद आपका पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपकी मांगेगा। फादर का नाम ऑलरेडी मेंशन होगा जो आपने अपने OTR में भरा था। फिर नेशनलिटी ऑफ फादर, आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर्स ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन क्या है। एड्रेस, अब देखो यहाँ पे अगेन करस्पॉन्डेंस और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेम रखना है इसको, अदरवाइज फिर वही 10 ठो डिटेल्स देंगे आप और 10 ठो डिटेल्स में आप परेशान होते रहेंगे। अपना एड्रेस, पापा का एड्रेस सेम ही होता है जनरली। ठीक है, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एटसेट्रा ये सब डालनी है। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम ऑफ योर फादर अगर नहीं है तो 0, अदरवाइज अगर है तो जो भी एज पर दी ITR है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, इन द केस वो ITR फाइल करते हैं। अदरवाइज जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल डालते हैं। स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ठीक है, तो ये आपके पापा ही आपको बेहतर बता पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, ये करके आप सेव कर देंगे। जब आप फादर्स डिटेल भर लेंगे तो आपसे आपकी मदर की डिटेल पूछेगा, नेशनलिटी ऑफ मदर, मदर का क्या प्रोफेशन है, जो घर का एड्रेस है, एनुअल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो फादर की डिटेल पूछा है वही मदर की पूछा है, तो वो डिटेल्स आप इसमें डाल देंगे और जब आप इसे टिक करेंगे तो आपको वहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन के बाद ही आपसे पूछेगा कि क्या UPSC ने आपको एग्जाम से डिबार किया था कभी, तो जनरली नहीं किया होता है तो आप नो भरते हैं, अदरवाइज आप यस भर सकते हैं। फिर उसकी डिटेल्स भी पूछेगा, इन द केस आपने यस भरा तो बोलेगा कि काहे आपने डिबार हुए थे तो आप इसे नो कर दीजिए फिलहाल। हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन, अगर आपने पहले प्रीलिम्स दे रखा है, CDS दे रखा है या कोई और एग्जाम दे रखा है जो UPSC कंडक्ट कराता है तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी, यस। अब लेट से कि आपने प्रीलिम्स दे रखा है UPSC प्रीलिम्स, तो ये आपसे आपने 2 बार अगर दे रखा है तो 2 बार, और सपोज कि आपने लेट से कि 2023 और 24 में दे रखा है तो इस तरह से डाल देंगे 2023। मेरे को रोल नंबर याद नहीं है तो मैं क्या करूं, ये सीधा सीधा लिखा है, द कैंडिडेट हु आर नॉट इन पोजीशन ऑफ देयर रोल नंबर्स फॉर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन एडवाइज टू फिल 0000000, 7 बार 0 यहाँ पे आपको सिंपली भर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ पे 2023 के बाद आपने यहाँ पे सपोज 2024 डाल दिया,
2024 और यहाँ पे आपने रोल नंबर डाल दिया 0000000। ये करके आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे इसे सेव कर दिया। अब इसके बाद फिर इसमें आएगा कि और किसी एग्जाम में वो किए हुए हैं, सपोज आपने यस कर लिया, ओके, तो आपने एक बार इसमें डाल देंगे तो उसके बाद तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन आया है। ठीक है, अब सपोज आपने लेट से कि CDS दे रखा है, कितनी बार अपीयर हुए हैं, 6 बार अपीयर हुए हैं। ठीक है, करेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे एक्शन आ रहा है यहाँ पे कि सपोज आपसे गलती हो गई है तो आप इसे इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे तो करेक्शन तुरंत अलाउड कर दे रहे हैं वो। उसके बाद अगर आपने लाइक CDS के एग्जामिनेशन है, आ गया ये CDS ये रहा। ठीक है, तो आप इसमें डाल देंगे कि कितनी बार आप इसमें पेयर हुए हैं, लाइक 9 बार हुए हैं तो सारा ईयर पूछेगा, तो वो डाल देना है। रोल नंबर सबको याद नहीं होता, जनरली ईयर याद रहता है, तो आप अगर ईयर ही याद है तो आप ईयर डाल के रोल नंबर डाल दे, रोल नंबर में 000 डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन एलोकेटेड अ सर्विस, यस नो, अगर आपको सर्विस मिली है तो आप यस भरेंगे, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। अगर नहीं मिली है तो फिर आप नो भर देंगे। ठीक है, और इसको भरने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आप अचीवमेंट, प्राइस, मेडल्स एंड अदर्स पे आएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपने अचीवमेंट्स हैं ये भर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये आप भविष्य में भी अपडेट कर पाएंगे। जैसे सपोज कि आप बाद में से थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जब आपसे डैप वगैरह भरवाया जाएगा तो इसे अपडेट करने का ऑप्शन होगा, ये ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। ठीक है, अब आपको जो भी डिटेल्स भरनी है इट शुड बी एज पर दी बेसिस ऑफ, अब ये देखो यार कौन बनाता है फॉर्म, पार्टिकुलर सेट यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत है और फिर हमारे नंबर काट लेते हैं, क्या ही करें। ठीक है, पार्टिकुलर सेट द यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल, इसमें भरना है आपको डिटेल्स। यहाँ पे वैसे डिटेल्स भरते समय मेरा आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप बहुत ही सोच समझ के भरें और वो डिटेल्स भरें जो आप एक्चुअली जस्टिफाई कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ भी डाल देते हैं कई बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस पर जितना बार आप डाल लेना उतनी बार उसमें सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, उतने भिन्न भिन्न भांति के सवाल बनेंगे, तो उसी हिसाब से आप सही डिटेल्स डालें, लेकिन वो डिटेल्स डालें जिससे इम्पैक्ट पड़े, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप कहाँ की, यूनिवर्सिटी, स्टेट या नेशनल लेवल पे। फिर स्पोर्ट्स एनसीसी वगैरह में अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल, तो अगर आप यू हैव बीन हेड बॉय, हेड गर्ल, ये वो, तो ये चीज़ें भी आप डाल सकते हैं कि आपने स्पेशल वहाँ पे क्या किया। तो उसके लिए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्कूल की डिटेल्स सर डाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा लिख रखा है कि बचपन से अपन एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये कुछ भी मत डाल देना कि हम 10 ठो डाल दिए, भाई 2-4 जो भी आपको मोस्ट इफेक्टिव लगता है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, जितनी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे उतनी डिटेल, उतने सवाल वो आपके उस पर बनेंगे। तो जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं उसको अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उस डिटेल्स के लिए डाल के अपने लिए आगे की दिक्कत पैदा ना करें। दूसरी बात, हॉबीज़ में जो डालना है उसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था जब हम फॉर्म अपलोड कर रहे थे तो इनके लिए इन्होंने सर्टिफिकेट मांग रखा है, तो उसके हिसाब से ही आप ये चीज़ भरें। ठीक है, अगर आपकी फैमिली के पास ये एसेट्स हैं तो आप इनको बता दीजिए। अच्छा, इसमें देखिए इसके बाद ना एक लैंग्वेज, ये नया सेक्शन इन्होंने इंक्लूड किया कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं। तो इसमें ऑप्शन है रीड ओनली, स्पीक ओनली, रीड स्पीक, रीड राइट स्पीक। तो अगर कोई लैंग्वेज आप केवल पढ़ सकते हैं तो आपको वो डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, अगर कोई एग्जामिनेशन पास किया है। अच्छा, यहाँ पे वही भरना डिटेल जिसका आपने एग्जामिनेशन पास कर रखा है। अब सपोज कि आपको उर्दू आती है और आपने उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं पास कर रखा, तो यहाँ पे ये जब भी आप भरने जाओगे ना तो आपसे बोलेगा भैया आपने कौन सा एग्जामिनेशन इसका पास किया है। इट मीन्स कि आपके कहीं पे वो मेंशन्ड हो, लाइक आपने तभी आप इसको डालना है, अदरवाइज आपको नहीं डालना है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे, भाई हम सब पंजाबी जानते हैं, हमने कोई इसका एग्जामिनेशन तो पास किया नहीं तो क्या करेंगे, तो ये दिक्कत है इस फॉर्म में। तो लाइक लेट से कि अगर मैं हिंदी जानता हूँ और मैंने 10th पास कर रखा है, मैंने CBSE से पढ़ रखा है, तो मैंने CBSE डाल दिया। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। तो आप देखिए ये तीनों खाने रह गए। अगर मेरे को सिर्फ पढ़ने आता है, लेट से कि पंजाबी मेरे को सिर्फ पढ़ने आता है
और मैं चाहता हूँ इसको ऐड करना, तो ये ऐड नहीं करेगा, बोलेगा एग्जामिनेशन पास इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने उससे रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन पास किया तभी आपको भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है, ठीक है। और ये ऑप्शनल सेक्शन है, आप इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये मैंने देखे डिलीट कर दिया, तो इसको ये मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद आपका आता है फिर ओबीसी एनेक्स्चर। उसके बाद फिर आप ओबीसी एनेक्स्चर पे जाएंगे, तो ये बेसिकली आपको इसमें टिक करना है, ये पढ़ लेना है इसको, क्योंकि अक्सर इसके चलते दिक्कत आती है, तो वो यस कर लेना इसे, ठीक है भैया। हम सब पढ़ लिए हैं और हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं। अगर आपने ओबीसी सेलेक्ट किया होगा तो इसमें आपको यस करना है, अदरवाइज ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल पूरी तरह से नहीं होगी। तो ये कर लेना, फिर आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हमारा ओटीआर रजिस्टर्ड है। उसके बाद मेरे पास ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, या फिर ओटीआर आईडी के थ्रू मैं मोबाइल नंबर या फिर जो भी ये डिटेल्स हैं डाल के, उसके बाद अपना पासवर्ड, जो आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम हमने ओटीआर लॉगिन किया था तो पासवर्ड आपसे बोला था कि अपना पासवर्ड बना लीजिए, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के वेरिफिकेशन कोड में डालूंगा और इसे लॉगिन करूँगा और उसके आगे का मैं प्रोसेस आपसे डिस्कस करूँगा। ये देखिए हमने मोबाइल नंबर भर लिया है। सेफ्टी के लिए जिन कैंडिडेट्स का हम आईडी यूज़ कर रहे हैं उनका हमने मोबाइल नंबर खैर यहाँ पे छुपा दिया है। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आपके पास जो ओटीपी आया होगा आप उसे डाल सकते हैं, या फिर आपने जो पासवर्ड बना रखा है, और यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसे आप फिल कर देंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब डिटेल्स डाल के जब मैं क्लिक किया है मैंने, तो ये पेज आ गया है। आपने देखा होगा ओटीआर में ये डिटेल्स थी जो हमने ऑलरेडी फिल की थी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये सीधा सीधा देखिए लिखा हुआ है कि इसके 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीशन, पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं भी आपको भर के दिखाऊंगा, पार्ट 3 डैफ, एंड पार्ट 4 जहाँ पे आप फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन ये सब करते हैं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल बोल बच्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम जब ओटीआर भर रहे थे तो तब भी हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा था, ठीक है। आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या फिर कैश चालान एसबीआई बैंक में जाके कर सकते हैं, बट जनरली चूंकि डिजिटल इंडिया है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऑनलाइन ही भर रहे होंगे। उसके अलावा जो कि फीस से स्किप करना चाहें, अगर आप एक्सेप्टेड हैं तो आप स्टेप 10 एंड 11 इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, पॉइंट नंबर 15 बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्लीज प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर इन पार्ट 1 एंड अपलोड कॉपी ऑफ सेम इन पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिमेंबर टू कैरी इट एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन एट द वेन्यू। ये चीज़ मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी स्ट्रेस की थी कि आपको जो फोटो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो हर समय आपके पास ओरिजिनली अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। अगर पॉसिबल है तो आधार कार्ड यूज करें। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। आधार कार्ड में क्या होता है कि आप का नंबर से वो लिंक होता है, तो आप किसी शॉप पे 100 रुपये दे के ना उसकी एक कॉपी बनवा सकते हैं, और जो ओरिजिनल जैसी ही लगती है, प्लास्टिक कार्ड बन जाते हैं उसके। तो अगर कभी आपसे खो भी गया ना, एंड सपोज आप कहीं से कहीं गए हो और आपको सिर्फ आधार नंबर है, तो भी वो ओरिजिनल जैसा आप बनवा सकते हो। ये सब फायदे पैन कार्ड, डीएल, इन सब में आपको नहीं मिलेंगे। तो वो एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस कि भाई ऐसा कुछ हो गया, मेरे साथ कांड हो गया, तो मैं कम से कम आधार में मेरे पास ये एक श्योरिटी है कि मैं तुरंत बन जाएगा, अदरवाइज फिर वही चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसमें आप परेशान होंगे, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म भर लोगे तो भैया ईमेल आईडी हम तुमको देंगे, और अपना जो भी बना रहे हो घुमा फिरा के उसको सेव करते चलना, ये चीज़ है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आपका डैशबोर्ड है, ये हमने भर रखा है, हम इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए पार्ट 1 आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, क्योंकि पार्ट 1 इज अबाउट द ओटीआर ओनली, जो आपने भरा था, तो पार्ट 1 भर रखा है। तो बेसिकली इसके बाद हम पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे और हम इस पे जाएंगे। अब देखिए पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पे जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के ये पार्ट्स हैं, पेमेंट, उसके बाद पहले ये डिटेल इसमें ये भरनी है, पेमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल्स वापस आएंगी। ये चीज़ आप अब चेक करते रहना हमेशा, कभी कभी क्या होता है हम ध्यान नहीं दे पाते, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ चीज़ें, तो आपके पास पता रहेगा कि भैया मेरे को इसमें करेक्शन करना है। तो जैसे इनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने OTR 1 के टाइम पे भर रखी थी, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होके दिखती जाएगी। अब हम इसे ऊपर करके देखते हैं। अब ये देखिए
अब जैसे इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे इनका एड्रेस है तो वो तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दैट। तो आपको मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्म कैसे काम करता है। इसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जैसे ये सिटीजन ऑफ इंडिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आया रहेगा, भैया आप सिटीजन ऑफ इंडिया, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इनके केस में अनमेरिड था तो उन्होंने अनमेरिड ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ रखा है, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी के हैं कि नहीं, यस नो में पूछेगा, फिर कम्युनिटी, ये सब ऑलरेडी भरा रहेगा आपका। फिर उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, तो लाइक अपीयर्ड और ऑलरेडी पास्ड, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अगर आपने अपीयर्ड कर दिया या फिर, और उसके बाद आपकी डिग्री इन ग्रेजुएशन पूछेगा, तो लेट्स से कि यू आर ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, तो आपसे एग्जाम का प्रेफरेंस पूछेगा, सिविल सर्विसेज या फिर दूसरी चीज़ें। लाइक लेट्स से इफ़ यू आर द ग्रेजुएट इन लॉ, तो आपसे पूछेगा सिविल सर्विसेज एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ लेगा, या फिर अदर्स कर लिया, ठीक है। तो आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं ये आपसे पूछ लेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर लेंगे। लाइक लेट्स से डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए, जब इन्होंने डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग किया तब इन्होंने ये बोला कि सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो बेसिकली ये चीज़ ये बता रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके जो आपको आईएफएस के लिए चाहिए ही चाहिए। तो जब आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तभी ये आईएफएस का जो ऑप्शन है वो आएगा, अदरवाइज ये सिर्फ सिविल सर्विसेज का आपको ऑप्शन देगा। आईएफएस के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, उसकी लिस्ट आपको जो नोटिफिकेशन है उससे मिल जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आपने ये भर लेंगे। और ये देखिए, उसके बाद जब हमने ये सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे सबमिट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये सीधे सीधे लिख के आएगा, कैंडिडेट शुड नोट दैट नो चेंज इज अलाउड इन द स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन वन सबमिटेड। तो ये आपको कॉशन्ड रहना है। और यहां पे मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, सीधी सी बात है कि आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें तो आपको चूज करनी है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पाए होंगे या परेशान होंगे कि मेरे को करना कैसे है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने जब अपने ऑप्शनल की तैयारी की थी, मैंने 69 डेज में सोशियोलॉजी को कवर किया था। अगर आपका कोई ऑप्शनल तैयार नहीं है, पहली चीज़, और आप अपने ऑप्शनल में कॉन्फिडेंट भी नहीं हैं, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि आपके पास एक सही मेंटर नहीं है, तो मैं प्रीलिम्स के बाद एक सोशियोलॉजी का बैच लेके आऊँगा जिसमें मैं आपका उस टाइम पे कवर भी कराऊंगा और सारी जो भी रिक्वायरमेंट है 300 से ऊपर का स्कोर करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। एंड इट विल बी थ्रू द मिनोमिक्स ऑल्सो, ऑल्दो वो एक पेड बैच होगा। बट अभी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है एंड आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ सोशियोलॉजी की तैयारी कर लें और फिलहाल प्रीलिम्स में ध्यान दें, तो आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल भर सकते हैं। और जब आपने फिर सबमिट बटन दबा दिया तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी। पेमेंट, फोटो एंड सिग्नेचर, ये सारे अगले प्रोसेस हैं। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन है। अगर आप अपना एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा किस कैटेगरी के तहत आप एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। कैटेगरी का कोड देखने के लिए आपको ऑलरेडी ये दे रखा है, भाई डिफेंस पर्सन है कि एक्स सर्विसमैन। अब ये इन्होंने, चूंकि ये जनरल कैटेगरी से हैं, इसलिए इन्होंने इनके केस में ये चीज़ अप्लाइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अभी तक काम नहीं कर रखा है। बट अगर आप ओबीसी हैं तो आपका उसके अकॉर्डिंग आएगा फॉर्म, और कोई और कैटेगरी में तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। फिलहाल जब आप उसे क्लिक करेंगे तो ये नंबर पूछेगा कि भैया कोड आपको डालना है, तो ये कोड आपको मेंशन कर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने बैक चले जाते हैं अपन। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। फोटो आईडी कार्ड जो भी आपने डाल रखा होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी रहेंगी, ठीक है। जैसे इन्होंने आधार कार्ड के लिए ले रखा था तो उन्होंने कंसेंट, आपको पता है कि बिना तुम्हारी कंसेंट के तुम्हारा डिटेल ले नहीं सकते, वो अलग बात है, ले लेते हैं, लेकिन नहीं ले सकते जैसा लिखा है ऑफिशियली, ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करना चाहें कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, तो आपने जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको डाल देनी है। ऑल्दो ओटीआर के दौरान उन्होंने वो डिटेल आपसे ले ली थी, बट ये रिपीट मारनी है। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपसे इन डिटेल्स के बारे में मांगेगा कि भैया आप कहाँ पे चाहते हैं कि आप मेंस दे सकें। सिविल सर्विसेज, सीएसएम का मतलब हो गया सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब जो स्टेज आएगी, ये उसके बारे में आपसे अभी ही पूछ रहा है।
तो आपको अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ सेंटर्स में तो लिमिट नहीं है, लाइक उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, बाकी सेंटर्स में लिमिट है कि इतने कैंडिडेट्स ही सेंटर पे हम अलाउ कर सकते हैं। लाइक दिल्ली बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि बहुत सारे जनसंख्या यहाँ के, तो जो लोग दिल्ली भरना चाहते हैं तो वो जल्दी भर सकते हैं। अदरवाइज आप अकॉर्डिंगली जहाँ से भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आप चाहते हैं मेंस देना, वहाँ पे आप उसको भर सकते हैं। दिल्ली का बस एक फ़ायदा ये होता है कि आप ऑफलाइन जाके पेपर दे सकते हो। अदरवाइज आज की डेट में ऑनलाइन का जो टाइम है, इस टाइम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर लेते हो, आप कोचिंग्स को भेजते हो, वो चेक करके आपको दे देते हैं कॉपी, तो वो भी चल जाता है। कुछ बच्चे वो कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन सेंटर पे जाके लिखते हैं, इसलिए कई बच्चे दिल्ली भरते हैं। लैंग्वेज मीडियम फॉर द एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 2, जैसे अगर हमने मान लिया कि इन्होंने जयपुर डाला, अभी हमने इसको फाइनल नहीं करेंगे। लैंग्वेज मीडियम फॉर पेपर फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5, ये कौन से पेपर्स हैं? ये आपके ऐसे GS 1 2 3 4 है। तो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, या फिर ये जो लैंग्वेजेज हैं इन्होंने मेंशन कर रखी, इसमें कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज इन्होंने अगर इंग्लिश डाल रखा है, उसके बाद फिर आप अपना ऑप्शनल कौन सा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर इन द केस और कोई ऑप्शनल तैयार नहीं है और मेरे साथ आप तैयारी करना चाहते हो तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं मेरे ट्रस्ट पे, बट वो एक पेड बैच होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, बट वो एक ऐसा बेहतरीन बैच होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप 80 दिन के अंदर ऐसे कवर करोगे कि आप आराम से 300 लेके आओगे। स्टिल जो भी ऑप्शनल आपने फाइनल कर रखा होगा वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, देन आएगा डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर दिस, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसे आपको कंटिन्यू दबा देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ को भरने के बाद ना, जैसे कि मान लो कि हिस्ट्री आपने ले लिया, तो आपसे सब्जेक्ट की मीडियम पूछेगा, सिलेक्ट ऑप्शनल मीडियम फॉर पेपर 6 and 7, तो ये इंग्लिश ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ और लैंग्वेज लेंगे तो यहाँ पे कुछ और देगा, नेपाली का ऑप्शन दे दिया, तो ये चीज़ है। तो दूसरी लैंग्वेज सब सेलेक्ट करेंगे तभी वो देगा, अदरवाइज अगर आपने ये लैंग्वेज इंग्लिश ले रखी है तो ये आपको इंग्लिश ही देगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से हैं कि नहीं है तो सेलेक्ट ऑप्शन यस नो आपको कर लेना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये देख लीजिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया, यस सेलेक्ट करता तो ये मेरे पास बटन नहीं आया था, बट मैंने जैसे ही नो सेलेक्ट किया तो मेरे से बोला है कि मेरे को एक लैंग्वेज पेपर देना पड़ेगा। मतलब तुम कोई भी चुन सकते हो, उर्दू, तेलुगु, तमिल वगैरह वगैरह, आपका एक पेपर होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मेंस के टाइम पे ना आपको 2 पेपर दिए जाते हैं जो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब वो 300 नंबर का पेपर आता है जिसमें आपको 75 नंबर लाने कंपलसरी हैं। आपके बाकी के पेपर GS 1 2 3 4 ये सारी चीजें तभी काउंट होंगी जब आप क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई करोगे। वो सीसेट जैसा है, तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। तो जैसा अगर इन्होंने, इनका हिंदी है तो उन्होंने हिंदी चूज कर लिया, देन ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर इस तरह से पूरी डिटेल्स लिख के आएंगे। अभी तक जो भी आपने डिटेल डाली है वो सारी डिटेल आपको चेक करने का अब ये ऑप्शन देगा। तो वहां पे देखिए आपने सबमिट किया था तो आपकी सारी डिटेल्स इस तरह से आ रही थी। आपको एग्जामिनेशन अप्लाइड ईयर, नेम, जेंडर, ये सारा कुछ आ रहा था, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स एंड ये सारी चीज़ें, एंड फिर आपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड, या ये आपने देखा होगा जितनी भी चीज फील्ड्स थी ना सारी चीज़ हैं। एंड उसके बाद फिर सेंटर क्या है, आपका लैंग्वेज मीडियम में, सब कुछ चेक करने का ऑप्शन आया है। ठीक है यार, इस वीडियो पे बड़ी मेहनत पड़ी। अभी हमने एक बोर्ड पकड़ रखा है ताकि आपको ये सारा दिखा सकें, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कम से कम इस एफर्ट्स के लिए ही सही। ठीक है, एंड जरूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। सो इफ़ यू वांट टू चेंज, अगर आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिख के आपको ये दिख भी रहा होगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, तो आप जब फॉर्म खोलेंगे ना तो वहाँ पे अपडेट का बटन दिखेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी छुपा रखी है डिटेल्स तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो आप अपडेट का भी ऑप्शन है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको कोई सुधार करना है तो यहीं पर सुधार कर लेना, गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद कंफर्म रैंडम इमेज जो यहाँ पे आएगी, कैप्चा जो होती है आप वो डाल देंगे, एंड उसके बाद आई डू नॉट एग्री या फिर आई एग्री, ये और दिख रहा है ना हल्का सा आई डू नॉट एग्री, उसके बगल में आई एग्री आपको दिखेगा। तो उस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये फॉर्म यहाँ पे, ये वाला जो प्रोसेस है फिलहाल के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा और आप अगले पेज पे चले जाएंगे। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने आई एग्री बटन पे दबाया, सीधे सीधे ये बोल रहा है कि वंस यू एग्री नो चेंजेस विल बी परमिसिबल इन पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के ये सारी डिटेल्स चेक करके ही ओके करके सबमिट करना, ये आपको ध्यान रखना है। सबमिट करने के बाद ये आपकी जो भी डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप इसे चेक कर लेना और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये जो पेजेज आते जा रहे हैं ना, जो कंप्लीट होने के बाद आ रहे हैं, उसी टाइम पे उसका स्क्रीनशॉट लेके
अपने ईमेल आईडी में डाल लेना। कई बार क्या होता है ना, हम सेव करके नहीं रखते, हमसे डिटेल्स खो जाते तो हम परेशान होते रहते कहाँ ढूंढें। अपनी ईमेल आईडी में डाल लेने के बाद ना आपको ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता था ना, मैं स्कूल टाइम का जितने डॉक्यूमेंट्स थे, स्कूल कॉलेज डिग्री वगैरह जो भी थी, कई बार मैं डर लगता है यार हमारा डॉक्यूमेंट खो गया तो क्या होगा। आपकी ईमेल आईडी नहीं खोएगी, तो वो आप अपनी ईमेल आईडी पे जरूर डाल लीजिए। इससे क्या होगा, वो खोने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्रिंट रिसीव कर लीजिए। उसके बाद आप डैफ ऑफ CSM पार्ट 3 पे क्लिक करेंगे। डैफ 3 में जब आप आएंगे तो ये फॉर्म आपका खुल जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपका OTR वगैरह का नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन ID वगैरह रहेगी। ये हमने छुपा दिया है प्राइवेसी पर्पज से। उसके बाद आपसे लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा वेदर फादर अलाइव, वेदर मदर अलाइव डिसीज्ड, वेदर यू आर PW कैंडिडेट, और फिर क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वाइड रूल नंबर 6 ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ये देखिए हमने थोड़ा पेज बड़ा कर लिया है ताकि OTR डिटेल्स आप ना देख पाएँ, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट द इंटरव्यू टेस्ट का मीडियम, ठीक है। जैसे इनका मीडियम इंग्लिश है तो हमने यहाँ पे इंग्लिश भर दिया, ठीक है। फादर अलाइव, मदर अलाइव, जो भी स्टेटस है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, डू यू पॉजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बता रहा है कि भैया तुम्हारे पास डिग्री है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्या तुम फाइनल ईयर में हो, तो क्या तुमको जब मेंस का फॉर्म आएगा उसको भरने के एंड डेट तक तुमको डिग्री मिल जाएगी, मतलब पास आउट कर लोगे कम से कम। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम भैया इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई मतलब कंसिडर नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो ये कॉलेज अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधा सीधा देखिए लिखा हुआ है, candidate who have appeared at the qualifying examination, the passing of which would render them educationally qualified for commission examination, but have not been informed of the result, as also the candidate who intend to appear at the qualifying examination will be eligible for admission to prelims के लिए आप eligible हैं, but all candidates who are declared qualified by the commission for taking the civil services main examination will be required to produce proof of passing the requisite qualifying examination along with their application for the main examination, failing which such candidate will not be admitted to the main examination। ये अब पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। such proof of passing the requisite qualifying examination should have been issued latest by the closing date of the DAF 1 of the main examination। तो बेसिकली DAF 1 जब क्लोज होगा, सपोज आपने मई में एग्जाम दिया है, जून के एंड या फिर जुलाई के मिड तक अगर आपको डिग्री नहीं मिल सकती है, सीधी सी बात है, डिग्री या फिर एटलीस्ट आपका एग्जाम होकर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है, तो इस फॉर्म को भर के अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करें। ये चीज यही बता रहा है, क्योंकि आप फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्रीलिम्स के दे दोगे, आपका वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा और फिर बोलेंगे बेटा बाय बाय, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉलेज के फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट आना है या फिर आएगा, उस दौरान आपको ये देख लेना कि क्या उस डेट तक ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि भैया तुम पास हो कि नहीं हो। स्ट्रेट ये लास्ट लाइन यही बताती है। उसको क्लिक करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ये अब आपसे पोस्ट पूछेगा, भैया जो भी तुम्हारी पोस्ट है आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है। अब देखिए एक चीज ये बात समझने वाली है कि यूपीएससी अगर कोई पोस्ट दे रहा है तो कोई भी पोस्ट खराब तो है नहीं, बट देन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्म भरते वक्त हम चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, आप कोई पोस्ट प्रेफर करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अपना सेंस प्रेफरेंस उसके साथ डाला है, तो आपकी जो भी रैंक आएगी उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको अगर वो पोस्ट मिल सकती है तो आपकी ऊपर वाली प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। ऐसे केस में वो जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कि बाकी लोग क्या ऊपर भर रहे हैं। आपको कैसी लाइफ चाहिए, किस जगह पे आप रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी पोस्ट आपको ऊपर रखनी है, कौन सी आपकी पोस्ट नीचे रखनी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो जनरली एग्रीड है कि ये पोस्ट तो ऊपर होनी चाहिए दूसरी पोस्ट के मुकाबले। सेकंड चीज़, सिंस सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है तो मैंने सारी पोस्ट को 6 ब्लॉक्स में बांट रखा है। 6 ब्लॉक्स में बता रखा है कि आप इन ब्लॉक्स में, जैसे अगर आप ये ब्लॉक 1 देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये 5 पोस्ट रखी है। इन पोस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट ब्लॉक 1 की पोस्ट ब्लॉक 2 से नीचे ना रखें। उसके पीछे रीजन या तो पावर हो सकती है, या तो उसके साथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर एक बेहतर लाइफस्टाइल हो सकती है। तो इसके चलते मैंने इस तरह से अरेंज कर रखा है। तो 6 ब्लॉक्स हैं। क्यों किसी ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से ऊपर रखा है गया है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, और ऑन एंड बेसिक लेवल पे
हर पोस्ट की क्या पावर्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। देखो ब्लॉक 1 में ना जब आप भर रहे तो इन पोस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट जनरली आईएएस को सभी लोग सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनते हैं, इन एंड ऑल सारे डिपार्टमेंट्स के अल्टीमेटली इन द एंड करता धरता यही लोग हैं, इसीलिए आईएएस की पोस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और इट इज जनरली अ जर्नलिस्ट पोस्ट, और इसकी पावर्स एटसेट्रा बहुत तगड़ी है, बहुत एक्सेसिव तगड़ी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं कि भाई आईएएस के ऊपर कोई और पोस्ट सोचते ही नहीं है। ठीक है, एक इसी के टक्कर की पोस्ट है, वो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अगर आपको फॉरेन रहने का मन है तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे सरकार के खर्चे पे आप फॉरेन में रहते हैं, आपका काम होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना अलग अलग जगह पे, राजदूत, ठीक है, एम्बेसडर बनते हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह बनते हैं, और वहाँ पे जब आप होते हो तो आपको एक पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है, तो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। बट डेफिनेटली सिंस आप अदर कंट्रीज में हैं तो आपको वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस भी थोड़े बहुत मानने पड़ते हैं। बट द थिंग इज दैट अगर आप इंडिया में रहते हैं तो जनरली एग्रीड किया जाता है कि ये पोस्ट सबसे अच्छी है, अगर आप फॉरेन में हैं तो ये पोस्ट लोग लेना प्रेफर करते हैं। थर्ड नंबर पे आईएफपीएस, पावर सिंघम, ठीक है, ये वो वाली पोस्ट है। पावर तो यहाँ पे भी है नो डाउट, बट एक जो डायरेक्ट पावर वो वाली होती है कि भैया हम किसी को भी पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो ये दोनों एक तरह से भाई भाई ही हैं, साथ में ही काम करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट द थिंग इज दैट जनरली आईएएस से लोग आईपीएस को नीचे रखते हैं। इन पोस्ट में लोग अक्सर ऊपर नीचे कर लेते हैं, बट अगर आपको जैसे कि वो लाइफस्टाइल पसंद है पुलिस वाली तो आप आईपीएस ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस देख ही रखे हैं, आपको पता ही है, सीबीआई हो चाहे आईबी हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स हो जो पुलिस से रिलेटेड है, आप यहाँ पे एज अ हेड ही होते हैं घुमा फिरा के। अब आती है इन दोनों पोस्ट के बारे में, इसके बाद जो आपको पोस्ट भरनी है वो है आईआरएस। अच्छा, कुछ लोग जिनको सिर्फ पूरी जिंदगी लाइक एक शहर में ही रहना है। अच्छा, आईपीएस और आईएएस के साथ एक इशू है कि यहां पे एक चीज आती है काडर। आप जिस स्टेट के साथ जुड़ गए, सपोज कि आपको आईपीएस मिल गया लेकिन आपको काडर एक वो वाला स्टेट मिल गया जहां पे आप जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अगर आपको काडर मिल गया तो मोर और लेस आप अपनी पूरी जिंदगी उसी स्टेट में बिताने वाले हैं जब तक आप रिटायर ना कर जाए। ठीक है, तो काडर के चलते बहुत लोग इस बात से परेशान होते हैं, अरे यार क्या कहते हैं मेरे को उस वाला स्टेट दे दिया। ठीक है, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, सारे स्टेट्स अच्छे हैं, बट जनरली हम चाहते हैं कि हमें होम काडर मिल जाए। ये इश्यूज आईएएस एंड आईपीएस में देखे जाते हैं, जहाँ पे हमें हमारा स्टेट नहीं मिलता तो हमें लगता है हम बाहर हैं। तो द थिंग इज दैट ये सारी चीज़ें आईआरएस में वाले में नहीं आती, ये थोड़ी कूल जॉब है, ये दोनों ही कूल जॉब है। ठीक है, जनरली आप शहर में रहते हैं, सर्विस कंडीशन बहुत अच्छी होती हैं, वो वाला प्रेशर नहीं होता है जो आईएएस आईपीएस के पास होता है। यहाँ पे जैसे इनको लाइक पॉलिटिशियंस की रक्षा भी करनी होती है, यहाँ पे कोई रक्षा उक्षा नहीं है। ठीक है, इनकी अपनी एक अलग लाइफस्टाइल है, इनकी अपनी एक अलग डिपार्टमेंटल पावर है, बट द थिंग इज दैट इनके जितनी रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे बताते हैं कि यू आर ए कमिश्नर तो आपकी एक अलग वैल्यू है। कुछ लोग इनकम टैक्स को ऊपर भरते हैं, कुछ लोग कस्टम्स को ऊपर भरते हैं, बट करंट अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें इस टाइम पे तो कस्टम्स ज़्यादातर लोग ऊपर भरना शुरू कर रहे हैं, बट पहले अगर सोशल रिस्पेक्ट वाइज देखेंगे तो इनकम टैक्स को पहले लोग प्रेफर करते थे, बट इस टाइम पे इनकम टैक्स का काम जैसे जैसे ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है इसे कम चूज कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू कस्टम्स। बट ऐसा नहीं है, दोनों पोस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत औसम है, तो आप इस ब्लॉक में अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये है ब्लॉक 1 की पांचों पोस्ट। ब्लॉक 1 के बाद आता है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में सबसे ऊपर आता है आईएएस और उसके बाद आता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इसमें क्या था कि इन्होंने अपनी जो भी पोस्ट थी उसको इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया कि ये 3 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में डाल दिया अकाउंट्स, जो इनका पूरा अकाउंट सेक्शन देख रहे थे, लाइक आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किसको क्या असाइन करना है, इस टाइप की चीज़ें, जो उसकी फिजिकल मैनेजमेंट है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। एक पर्सनल, जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी सर्विस कंडीशंस एटसेट्रा, और एक ये ट्रैफिक कि भैया गाड़ी कब चलेगी, फ्रेट वाली पहले जाएगी कि वो गाड़ी बाद में जाएगी, तो ये सारी चीज़ें। तीनों में लाइफ अच्छी है, बट द थिंग इज दैट ये थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है। जनरली ये प्रेफरेंस एग्री किया जाता है, दिस इज फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
दिस इज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दिस इज फॉर द ऑपरेशन एंड रेवेन्यू। ये कौन सी पोस्ट है? ये पोस्ट घुमा फिरा के ये वाली है। सीएजी की नहीं, आपको सीएजी की पोस्ट नहीं मिल जाएगी, बट इसके अंडर में यहाँ पे आप काम करते हैं। तो आपको पता है कि सीएजी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, तो इसी तरीके से आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, आप डिसीजंस ले सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत कूल रहती है। सर्विस कंडीशन एक्सीलेंट है, आप बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं। मतलब अगर कुछ आपके अगर प्रमोशन वाइज देखें तो प्रमोशन बहुत तेज है, बहुत ही प्यारी पोस्ट है ये, तो इसे ज़रूर ऊपर रखिएगा एंड इसके बाद आप इसमें ये चीज़ चूज कर सकते हैं एज पर योर नीड। इसका रोल ये रहता है कि जैसे कोई भी काम है, लाइक कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कुछ भी काम कर रहा है तो आप उसको ऑडिट कर सकते हो। और आपको पता है कि दूसरे जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कुछ भी हरकत करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो आप जब आपकी टीम जाती है ना ऑडिट करने के लिए, तो ऐसे ही सब कपकपा जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो फिस्कल डिसीजंस है, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, वो बहुत ही सही तरीके से लिए नहीं गए होते। तो अगर इन्हें इरेगुलरिटी मिली और इन्होंने ऑडिट की रिपोर्ट लगा दी तो उनके पंगे बच जाते हैं। इस चीज़ के लिए इस पोस्ट से कई सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी सावधान रहते हैं। तो ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, तो इसे ज़रूर ऊपर रखें। एंड इसके बाद ये तीनों ही अच्छी पोस्ट हैं, बट इन जनरल ये प्रेफरेंस इन जनरल एग्री किया जाता है। अब ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 के ऊपर रखना, कुछ लोग इस पोस्ट को इतना ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि ये इसे ब्लॉक 1 में भी ले जाते हैं, आप भी कर सकते हो एज पर योर नीड। ये भी बहुत, अगर कूल लाइफ चाहिए, बिल्कुल शहर में रहना है, टेंशनबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आराम से रहना है, तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो ये है ब्लॉक 2। अब देखते हैं ब्लॉक 3। ये है ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में आईसीएएस, आईडीएस एंड इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो सारा काम ये लोग देखते हैं। क्या प्रोक्योरमेंट करना है, क्या चीज़ें खरीदनी है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिस भी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होंगे वो सारी चीज़ें देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये वही काम होता है लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कहीं पे कुछ ले आना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, वहाँ का पूरी अकाउंटिंग सिस्टम इनके हाथ में रहती है। एंड इसके बाद ये कैंटोनमेंट वाला एरिया देखते हैं, जो क्योंकि डिफेंस के पास बहुत सारा लैंड है, इसके मैनेजमेंट के लिए कोई चाहिए, तो ये सारा काम देखते हैं। इन जनरल इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ लोग इसे ऊपर रखते हैं, कुछ लोग इसे ऊपर रखते हैं, एंड देन दिस वन। तो ये ब्लॉक 3 है। ये इन सारी पोस्ट की भी सर्विस कंडीशंस अच्छी हैं, और इससे रिलेटेड मैं इनफैक्ट एक PDF जरूर डालूंगा इन सारी पोस्ट की वर्क कंडीशंस को इन माइन्यूट डिटेलिंग करते हुए। आपको ये टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, उस पर मैं डाल दूंगा, आप इसकी सर्विस कंडीशंस और अच्छे से उसमें पढ़ सकते हैं। बट प्रमोशन वाइज और सारी पावर्स वाइज ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अब ये ब्लॉक 3 के बाद 2 ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5। कुछ लोग ब्लॉक 5 ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ग्रुप ए पोस्ट है। मैंने ब्लॉक 4 को ऊपर इसलिए रखा है कि भले ही ये ग्रुप बी पोस्ट है, बट इट इज मोर सिमिलर टू दी आईएएस एंड आईपीएस वाली पोस्ट। अगर आपको पावर चाहिए या फिर एक अथॉरिटी प्रॉपर वे में चाहिए, तो ये पोस्ट आप ऊपर देख सकते हैं। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से ये पीसीएस वाली पोस्ट है। ये चूंकि ये यूटीज हैं, इनके एग्जाम जो है वो यूपीएससी कराता है, बट पावर सिमिलर होती है, थोड़ी सी कम होती है, बस इतना ही फर्क है। सेम अप्लाइज। ठीक है, उसके बाद ये वाली पोस्ट है आपकी डैनिप्स, पौंडीचेरी में रहना है, पौंडीचेरी पसंद है तो ये वहां का पीसीएस वाली पोस्ट है, एसडीएम वाली पोस्ट जो आप पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं। एंड देन दिस पुलिस सर्विस। तो मैं पर्सनली से प्रिफर करता हूं ऊपर, बट कई लोग ये बोलेंगे कि भैया ग्रुप बी वाली पोस्ट है, ऊपर हम नहीं लेंगे। लेकिन आपको बता दूं, भले ही ये ग्रुप बी वाली पोस्ट है लेकिन पावर यहां पे अथाह है आपके पास। तो ये आप सोच सकते हैं इनकी पावर सिमिलर टू आईएएस एंड आईपीएस है, आप जिस भी रीजन में रहते हैं। तो इस रीजन से मैंने इसको ऊपर रखा है। और उसके बाद आता है आपका ये वाली पोस्ट जो कि ब्लॉक 5 है। तो ये ब्लॉक 5 की पोस्ट है। एंड इसके बाद ये ब्लॉक 6। ब्लॉक 6 में आपको तो ये वाली पोस्ट रखनी है। ये घुमा फिरा के आप एक सेक्शन में होते हो जहाँ पे आपका मेन काम प्राइमरी मैनेजमेंट होता है।
द अलग अलग डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन कुछ करना है, एंड प्राइमरली द ड्राफ्टिंग वर्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग पोस्ट नहीं है, मतलब ठीक है, एक अच्छी पोस्ट है, बट द थिंग इज़ दैट एज कम्पेयर टू अदर्स ये उतनी ज़्यादा आपको लाइक नहीं भाएगी, बस इतनी सी बात है। ये पोस्ट ऑल दो अपने आप में सारी पोस्ट हैं, कोई यूपीएससी कोई भी पोस्ट दे रहा है तो वो अच्छी ही है घुमा फिरा के। उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक 5 पे। ब्लॉक 5 में इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडिया का जो भी ट्रेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें, WTO में इंडिया को रिप्रेजेंट करना वगैरह वगैरह, तो ये ट्रेड वाला ये सारा काम देखते हैं, एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। कॉर्पोरेट लॉ नाम से ही समझ गए होगे, ये सारी ना स्पेशलिस्ट पोस्ट है। तो आप कंपनीज कोई भी लाइक डिजॉल्व हो रही है इंसॉल्वेंसी वाले कंडीशन में, या फिर कोई कंपनी लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, तो यू मेंश्योर दैट द कॉर्पोरेट लॉ जो भी है इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है। उसके बाद पोस्टल सर्विस जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस जैसे कि आपका दूरदर्शन एट्सेट्रा, PIB वगैरह वगैरह, ये सारे लोग हैंडल करते हैं। जो गवर्नमेंट का बेसिकली इट्स इंफॉर्मेशन विंग, जो पब्लिक तक उनकी बातें जो भी है वो इन्फॉर्म कर रही है, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अक्सर आपने देखा होगा जब आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, आपको कई सारे बंदूकधारी दिखते हैं। वो बंदूकधारी आप नहीं होंगे, बट उन सारे लोगों का जो मैनेजमेंट है, जो प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट है, जो सारी चीज़ें, जो कंडीशंस हैं, और रेलवे की जो भी प्रॉपर्टीज जो गए हैं उसका देख रेख कि भैया क्या कहते हैं उसके प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मैन किया जा रहा है कि नहीं, ये सारा काम ये वाले लोग देखते हैं, ठीक है। एंड दिस पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स, तो द थिंग इज दैट यहाँ पे ये पोस्ट एंड जो कम्युनिकेशन है उसका अकाउंट्स और फाइनेंस देखते हैं, सीधा सीधा है। बेसिकली ये सारी दीज जॉब्स आर टेक्निकल इन नेचर, फील्ड वर्क नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, ये सारी पोस्ट टेक्निकल हैं मोर और लेस, ठीक है। और आप ज़्यादातर पोस्ट इसमें टेक्निकल हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इनको अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट तो अपनी जो भी आप प्रेफरेंस भरें इस हिसाब से भरें कि एटलीस्ट ब्लॉक 6 सबसे नीचे आए, ब्लॉक 4 और 5 में आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा ब्लॉक ऊपर रखना है। पर्सनली अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ब्लॉक 4 ऊपर रखता, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 2, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ लोग इस पोस्ट को ब्लॉक 2 में लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं, वो एक उस वाली पोस्ट है। एंड उसके बाद फिर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, जिसके बेसिस पे आप कोई पोस्ट ऊपर नीचे करना चाहते हो, ये चीज जरूर देख लेना। अब इस सर्विस प्रेफरेंस में कुछ चीजें हैं, देखो फॉर्म भरने से पहले ना अगर ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ लेने चाहिए। हम क्या करते हैं ना कि हम इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ते, आपके कई सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज, इंडिकेट योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस गिवन बिलो फॉर विच यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट। अब देखो आपको पहला प्रेफरेंस कैसे लिखना है, 01, सेकंड प्रेफरेंस 02, 1 2 नहीं लिखना है, 01 02 03 इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। इन केस द सर्विसेज विच द कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर ही विल हैव टू इंटर 99। सपोज इसमें कोई सर्विस नहीं चाहिए, मेरे को IFS नहीं चाहिए, विदेश नहीं रहना है, तो मैं 99 डालूंगा इसमें। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल NA ये सब नहीं डालूंगा, 99 डालूंगा। भैया मेरे कोई सर्विस नहीं चाहिए, अपन को नहीं जमता है फॉरेन जाना, एक छोटी सी बात है, ठीक है। उसके बाद इट इज क्लैरिफाइड दैट, अब देखो ये चीज पढ़ लेना कि द बिलो ऑर्डर ऑफ सर्विस डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज देयर ओन डिस्क्रिशन वाइल इंडिकेटिंग प्रेफरेंस फॉर वेरियस सर्विस। कि भैया ये गवर्नमेंट की नज़र में आपकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस नहीं बता रही है, ठीक है, वो अलग की बात है कि आपको भी पता है सच्चाई। सेकेंड थिंग, a candidate shall be required to mandatorily indicate order of preference only for those service participating in civil service examination for the year for which he is interested to be allocated to। और ये बाद में आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। जो सर्विस विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑप्टेड हैज बीन सोल्ड एज नॉन ऑप्टेड, जब नॉन ऑप्टेड, तो जब आप 99 लिखेंगे तो बाद में नॉट ऑप्टेड वो लिख के आएगा, उसमें 99 तो लिख के नहीं आएगा, तो नॉट ऑप्टेड आएगा जब आप फाइनली फॉर्म देखेंगे, ठीक है। जिस बच्चे को IPS मिल चुका है अर्लियर एग्जामिनेशन पे और वो ऑलरेडी IPS है, तो उसको IPS के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब पता चला तुम झारखंड में IPS हो, एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, तुमको बिहार में आना है, तो तुम अगले साल बिहार में चले गए, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का ना बहुत सारा पैसा लगता है। जब आप इसकी ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, तो कई सारे बच्चे सिर्फ कैडर चेंज करने के लिए, उनको IPS ही रहना था, तो वो एग्जाम देते थे। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आप झारखंड में IPS हैं तो आप झारखंड में ही IPS रहेंगे, आप अब आप जाके बिहार में IPS नहीं बन सकते, अनलेस
आपका कुछ दूसरे रीजन से आपका ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे कि शादी हो गई एंड ऑल, तो उसमें आपकी शिफ्टिंग जरूरी है, तो वो एक अलग रीजन्स होते हैं, बट अदरवाइज आपका कार्डल चेंज नहीं होगा। तो अगर आप आईपीएस हैं तो आप आईपीएस के लिए नहीं भर सकते। उसके बाद फिर ये चीज़ आएगी कि आपको ये डिटेल डालनी है एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है। फॉर्म भरने की इतनी जल्दबाजी मत मचाना, क्योंकि यहाँ पे आपकी जिंदगी भी डिसाइड हो रही है जो आप उसको देने वाले हो उस जॉब को। तो उसके लिए एटलीस्ट इन पोस्ट के बारे में पता रख के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ही लेना है आपको। उसकी डिटेल्स के बाद आपसे सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर पे आ जाएगा। जान लेने के लिए फॉर्म काफ़ी है भैया, इतना बड़ा फॉर्म, सीरियसली मैं क्या ही बोलूँ, धन्य हो प्रभु जिसने ये फॉर्म बनाया। ठीक है, बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, एटलीस्ट एक वीडियो बना के दे दिए होते अगर आप लोग कि भैया तुम्हारा फॉर्म इस हिसाब से भरना है, ताकि तो बच्चों को, कितने सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होती। स्टिल ठीक है, जिस प्रभु ने भी बनाया है उस धन्य हो, उसको यही कह सकते हैं। ठीक है, ये इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी टॉर्चरिंग ज़्यादा लग रही है यार। चलो कोई नहीं, सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर पे आ गए। अब इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, लाइक आप विलेज तहसील जहाँ पे भी हैं, उसके बाद जहाँ पे आपने ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन, अब ज़्यादातर स्कूल एजुकेशन का मतलब ये है कि जैसे आपकी 12 साल की स्कूलिंग है, लेट्स से कि 5 साल आपने अनपरा में बिताया है, 7 साल आपने ओबरा में बिताया, तो आप यहाँ पे ओबरा भरेंगे। तो ज़्यादातर स्कूल पोर्शन जो है परसेंटेज वाइज वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब लाइक ये विलेज में, अगर आप विलेज में रहे हैं, अच्छा यहाँ पे विलेज में रहे हैं, टाउन में रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, तो ये बता रहा है कि आपको उसमें से ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो वाला इग्नोर कर देना कि ओबरा अनपरा वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे ये करना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन सर्विस, अब यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा है, ज़्यादातर वक्त ये आपका सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर है। दिस क्वेश्चनर इज कलेक्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन ओनली, नॉट related to selection process in any way. Information provided by you in the questionnaire will be treated as confidential and it will be used for research purpose only. ठीक है, चलो भैया रिसर्च कर लो हमारी डिटेल पे। ठीक है, अब स्टार मार्क लगाई हो तो भरना पड़ेगा, तो भरोगे ही आप। तो आपसे पूछा कि ज़्यादातर रेसिडेंस आपका कहाँ पे रहा है 12वीं के बाद, तो गांव में रहे हो, शहर में रहे हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहे हो, तो उसके लिए मान लो हमने ये रख दिया। प्लेस ऑफ स्टे ऑफ पेरेंट्स गार्जियन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये आपको भरना है। उसके बाद आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, योर फादर्स प्लेस, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज रूरल और अर्बन एज पर द डेफिनेशन ऑफ अर्बन, तो ये आप अर्बन की डेफिनेशन यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये अर्बन की डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपका, यूपीएससी में पूछ सकता है, पीसीएस में भी पूछ सकता है। तो ये याद कर लीजिए कि व्हाट इज द अर्बन एरिया एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉर्चर फॉर्म जिंदाबाद। देन यू हैव द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या रहा आपका एजुकेशनल पर्टिकुलर, इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज अदर, कॉलेज लेवल पे क्या रहा, इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज अदर। देन टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेज लायक थे आप, यूनिवर्सिटी क्या किया आपने। देन एकेडमिक डिसिप्लिन, तो आपको ये मेंशन करनी है ग्रेजुएट डिग्री किस में मिली, क्या मिली, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं आप, कॉमर्स के बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये चीज़ तुम देख रहे हो, ये तो तुमने हमसे ऑलरेडी ओटीआर में डिटेल ले ली थी, तो ये खुद काहे नहीं कर लिए, ये बहुत गलत बात है, बट है तो है। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल वगैरह क्या डिसिप्लिन थी एंड ऑल। तो ये बच्चा ऑलरेडी परेशान हो चुका होगा अब तक फॉर्म भरने में, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि कितनी दिक्कत होगी। मुझे वीडियो बनाने में तो यार मेरी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, देन प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। इफ़ एम्प्लॉयड, अगर आपने बोल दिया एम्प्लॉयड तो आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, तो प्राइवेट सेक्टर दिस। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कैंडिडेट, इफ़ एम्प्लॉयड अगर आपने पब्लिक सेक्टर में डालना तो आपसे आपकी इनकम पूछ लेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि यार देखो, अगर अपने लिए ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं करनी, अगर आप मान लो लेट्स से कि कुछ बच्चे होते हैं ना, एक स्टूडेंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं सर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, लेट्स से कि मैंने ट्यूशन कभी पढ़ाया था, 5 साल पहले पढ़ाया था, तो भी यहाँ सीधे इतना पंगेबाजी करने से ज़्यादा अच्छे ऑलरेडी वो लिख ही रहे हैं कि भैया तुमसे इसके बारे में उनको मतलब नहीं है, मतलब अपने तुम्हारे मेन फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपल आप इसे ना अनएम्प्लॉयड करके अपनी इनकम जीरो यहाँ पे सीधे लिख देना। अब 3 साल पहले कितना, तो उसका कोई रिकॉर्ड है ना कुछ है, सीधी सी बात है। और वैसे भी वो बहुत पहले की बात है, अभी तो अनएम्प्लॉयड ही है ना अपन। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आप पहले सेलेक्ट हुए हैं, यस, अगर हुए हैं तो आपकी क्या सर्विस है, अगर नहीं हुए हैं, अगर आपने सर्विस ज्वाइन की तो डिड यू ज्वाइन द सर्विस, इफ़ नो प्लीज़ फर्निश रीजन फॉर, अगर आपने सर्विस नहीं ज्वाइन की तो क्या रीजन थे आपके। ठीक है, लेट्स से आईपीएस, डिड यू ज्वाइन द सर्विस, नो, तो पूछेगा क्यों रीजन नहीं थे, हमने एक्सटेंशन लिया, हमने रिजाइन कर दिया,
अगेन इम्पेयर हुए, ऑलरेडी सेम सर्विस में, नॉट ऑलरेडी सर्विस ऑफ चॉइस, अपॉइंटमेंट अदर ऑर्डर नॉट रिसीव्ड अदर्स, तो ये रीजन पूछे हैं। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाई यू। ठीक है, कौन कौन सा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हो, जैसे कि मैंने एसएससी क्वालिफाई किया है तो मैं यहाँ पे एसएससी डालता। कितनी बार क्वालिफाई किया, हम 3 बार किए थे तो हम 3 बार एसएससी डालेंगे, और उसकी फिर हमसे ये डिटेल भी पूछ रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सारी चीज़ें, नंबर ऑफ, अच्छा एक ही बार पूछ रहे हैं तो चलो इसको सेलेक्ट कर लो, नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी क्वालिफाइड 3 इस हिसाब से डाल सकते हैं, और कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई कर रखा है तो इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उसमें डाल देना। ठीक है, अगर आप एनी अदर एग्जामिनेशन डालेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कितनी बार क्वालिफाई किए हो, तो कुछ तो एक तो ऑप्शन दे दिया, इसके बाद अगर कोई एग्जाम निकाले तो कितनी बार वो डाल देना। बेसिकली इनको अपनी रिसर्च प्रोसेस, जैसा उन्होंने लिखा था रिसर्च प्रोसेस चाहिए। ठीक है, ये सोशियोलॉजी में एक चीज़ होता है, क्वेश्चनर कहते हैं उसे, इट इज़ काइंड ऑफ दैट ओनली, जहाँ पे आप जो आपके रिसर्च जो फेलोज होते हैं आप उनको देते हैं भैया फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये कुछ कुछ वैसा ही लगता है किसी सोशियोलॉजिस्ट ने बनाया है। ठीक है, गिव 2 रीजन्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर प्रेफरिंग सिविल सर्विसेज। फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या है, बेटर पे, बेटर सर्विस कंडीशन, प्रेस्टीज, पावर, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, डाइवर्सिटी, ये वो। ठीक है, तो यार देखो अच्छा तो यही लगेगा कि लाइक लेट्स से कि डाइवर्सिटी चैलेंज या फिर पब्लिक सर्विस, यही सब डाल देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आपके जो भी रीजन हो, पावर होगा जो भी हो वो आप कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा देखने में तो अच्छा यही लग रहा है मुझे, बाकी आपका जो भी रीजन हो। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स, फादर क्या हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास हैं या फिर मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएट ये वो हैं कि नहीं है। मदर के बारे में सेम चीज़, ये चीज़ डाल देना है। एक अच्छी बात है कि इसके बाद इनका डिग्री नहीं मांग रहा है, अगर इसका मांग लेता तो मैं माँ कसम सर फोड़ लेता अपना, लेकिन नहीं मांग रहा है इसलिए मैं अभी सर नहीं फोड़ूंगा। ठीक है, देन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अब अपना सोर्स ऑफ एग्जामिनेशन बताओ। यूपीएससी वेबसाइट, कॉलेज, टीचर्स, रिलेटिव्स ने बताया, रेडियो एडवर्टाइजमेंट में देखा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखा, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अदर्स में कोई भी रीजन हो सकता है। इफ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज इज डेली न्यूज़पेपर प्लीज़ स्पेसिफाई द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, तो भैया द हिंदू वाले हो तो द हिंदू डाल देना अगर न्यूज़पेपर से पता चला है तुम्हें। ठीक है, कोचिंग अटेंडेड, कोचिंग अटेंड किए कि नहीं किए ससुरा, तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर किए या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोचिंग किए प्रीलिम्स के लिए तो हम ये कर लेंगे, मेंस के लिए हमने कोचिंग की कि नहीं की ये डाल लेंगे, एंड फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हम कोचिंग अटेंड किए कि नहीं किया। अब भैया तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है तो पर्सनालिटी के लिए कहाँ से ये सवाल तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी स्टार मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अदर डाल देना। ठीक है, देन दी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन कितनी बार अटेम्प्ट किए, कितनी बार क्वालिफाई किए। गजब बेचती है, अब मान लो हमने 4 बार एग्जाम दिया हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ तो गजब बेचती नहीं है, वो जो देख रखा है आपने सीरियल, गजब बेचती है, वही वाला हाल है कि 4 डालेंगे यहाँ पे 0 डालेंगे, मज़ा नहीं आएगा। वैसे बेचती वाली कोई बात नहीं है यार, ये परसिवरेंस वाली बात है। ठीक है, बट सोसाइटी ऐसी ही है, क्या करोगे। उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, बड़ा भोगाली आइटम है, और अगर नहीं कॉल आया, अरे यार इसका तो हुआ नहीं। ठीक है, बट एनीवेज देन यू हैव द सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर्ड सो फार, नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड सो फार। अब इसके बाद जब आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आएंगे तो भैया तुम्हारा प्रेजेंट में कौन सा ऑप्शनल है, ऑलरेडी यहाँ पे भर के आ जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीवियस सीएस मेंस में अगर एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं, लाइक लेट्स से कि एग्रीकल्चर या कुछ भी। ठीक है, ये पूछ रहा है। उसके बाद आपसे पूछा है वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय यू इन द प्रेजेंट सीएसएम मेन एग्जामिनेशन इज सेम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड यूनिवर्सिटी। कॉलेज में जो तुमने पढ़ा वो तुमने ऑप्शनल लिया कि नहीं लिया, ये इनको ये भी जानना है। ठीक है, खुद चेक नहीं करें, हमने डिग्री दे दी तुमको, हमने तुम्हें फॉर्म क्या क्या कहते हैं बता दिया कि हमारा ये ऑप्शनल है, तो खुद चेक कर लो, तुम तो रिसर्चर हो ना। लेकिन नहीं, हम ही को बताना पड़ेगा भैया चलो डिफरेंट सब्जेक्ट। जनरली सब्जेक्ट डिफरेंट होता है क्योंकि जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेते हैं इन जनरल, बट ठीक है जो भी है। रीजन फॉर चूजिंग डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट एट सीएसएम मेंस अदर देन व्हाट यू हैड स्टडीड इन कॉलेज, आपने क्यों दूसरा वो चूज किया है। तो अब देखो ये ऑप्शन है आपका जनरल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भैया बहुत मुश्किल है, जनरल इंटरेस्ट होता नहीं है किसी का, बट ठीक है इंटरेस्ट सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाई स्कोरिंग ईजी, ठीक है, शॉर्टकट जैसा लगता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल गाइडेंस रिलेटेड विद एकेडमिक्स नॉलेज, कंटेंट कोर्स कंटेंट रिलेवेंट टू डेली सोशल लाइफ, फैमिलियरिटी, ऑप्शनल सब्जेक्ट यूजफुल फॉर द स्टडीज ऑफ जनरल पेपर, एकेडमिक रीजन्स नॉट इंक्लूडेड इन यूपीएससी सिलेबस। और ये ग्रामेटिकल एरर वो यहाँ पे बड़ा होना था, जो भी इंसान फॉर्म बना रहा है कृपया करके इसे सही कर लें। ठीक है, उसके बाद इसमें आप जो भी रीजन है ये आप डाल देंगे, जो भी आपका रीजन है। उसके बाद आपको पूछेगा कि प्लीज़ स्पेसिफाई सजेशन इन ब्रीफ टू इम्प्रूव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विथ रिगार्ड टू सिलेबस
एग्जामिनेशन सिस्टम, पर्सनालिटी टेस्ट। मेरा यहाँ पे एक सजेशन है, और क्या है वो एक ही है कि भैया पहले जो ये फॉर्म है ना, जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी ये पूरा फॉर्म भरो और तुम भी ऐसी ही मेहनत करो और मेहनत करके एक प्रॉपर वीडियो बनाओ इन सारे बच्चों के लिए, ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो तक नहीं भी पहुंच पाए हैं वो भी समझ पाए कि एग्जैक्टली फॉर्म में भरना कैसे है। अरे बच्चा अभी अभी क्या अंडे से बाहर आया है और तुमने क्या किया, तुमने उसको इतना बड़ा फॉर्म दे दिया, उसको समझने का मौका तो दिया ही नहीं। बेचारा प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहा है, भाई तुम्हारा फॉर्म भरेगा, 3-4 दिन वेस्ट हो गए उसके फॉर्म समझने में। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब आप ये फॉर्म बना रहे हैं तो ऐसा फॉर्म मत बनाए कि स्टूडेंट के लिए फॉर्म कम, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहे। डिटेल्स चाहिए लीजिए, लेकिन फॉर्म के लिए आप उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो भी बनाइए। खाली लिख के दे दिया वो तो वही हो गई ना, रेड टेपिज्म वाली बात हो गई। तो भैया अगर तुम ये जो भी इंसान फॉर्म बना रहा है तो मेरा उसको तो यही सजेशन है कि तुम एक बढ़िया सा ऐसा वीडियो बनाओ और यूपीएससी की वेबसाइट पे रिलीज कर दो, ठीक है। और मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको हम और बेटर कैसे बना सकते हैं। एनीवेज, उसके अलावा बाकी अदरवाइज ये तो बातें थी, लेकिन अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको सजेशन देना है तो आप अपने अपने सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक सलाह मेरी है, बी रिस्पेक्टफुल, जो भी लिखेंगे रीजनेबल लिखिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये स्टार मार्क नहीं लगाया है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। 200 वर्ड्स का ऐसे वाला जो आंसर राइटिंग वाला फॉर्मेट दे रखा है, 200 वर्ड्स में आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यू कैन मेक द एग्जामिनेशन प्रोसेस ईजियर, या फिर जो भी आपके मन में है कि भाई ऑप्शनल हटा देना चाहिए। कुछ बच्चों का रहता है, हर साल होता है, न्यूज़ आती है कि भाई ऑप्शनल हटा दो ताकि पैरिटी आ जाए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे चीज़ें कॉमन ले लो। तो वो भी कुछ लोग बोलते हैं। तो जो भी रीजन है आप यहाँ पे एक रीजनेबल रीजन आप लिख सकते हैं। एंड अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो अभी तक अगर तुमने लाइक नहीं किया तो भगवान की कसम लाइक कर दो और कमेंट कर दो, बहुत मेहनत लग रही है। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन टू बी साइन बाय कैंडिडेट। आप डिक्लेयर करते कि भैया जो जो इन्फॉर्मेशन तुमने दी है वो सही है, अगर गलत होगी तो तुम हमको निकाल बाहर कर सकते हो। घुमा फिरा के सारी चीज़ यही बोल रहा है और आप ये बता रहे कि भैया हमने कोई इन्फॉर्मेशन तुमसे नहीं छुपाई है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे यार एकदम दिमाग मत लगाना, रही यार मैंने तो क्या कहते हैं स्कूलिंग में एक बच्चे को 2 दिन के लिए ट्यूशन पढ़ाया था, 200 रुपया लिया था और वो हमने डिटेल नहीं बताई। इस डिटेल से उनको मतलब नहीं है। उनका बेसिकली मतलब होता है कि जो मेजर डिटेल हैं जिसके बारे में उन्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए वो डिटेल आपने नहीं वो करनी है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, मैंने कभी एक दिन चाय की दुकान पे काम किया था, 25 रुपया मिला था, अब हमने वो 25 रुपये वाला इनकम नहीं दिखा है, इस टाइप की छोटी मोटी डिटेल से उनको कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जबरदस्ती परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने कुछ नहीं छुपाया, आपने सब कुछ बता दिया है। और वो करके उसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आप देख लेंगे जो जो डिटेल्स भरी है, आपने क्या भरी है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन, इसको क्लिक करने के बाद ये क्लिक करेंगे, फिर यस क्लिक करेंगे और फिर पार्ट 1 पार्ट 3 फाइनल सबमिशन। और अभी चौथा पार्ट बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब इसके बाद देखिए हमने ये कर दिया है, हमने प्रीव्यू कर लिया एप्लीकेशन, साइड में खुली हुई ये पीडीएफ है, ये मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। ये पीडीएफ उन्होंने सेव कर ली, आप भी सेव कर लेना। ऑल्दो उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज नॉट फाइनल, ठीक है। उसके बाद यस करके फिर पार्ट 3 फाइनल सबमिशन आपको कर देना है। और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से चल जाएगा, योर सेशन हैज एक्सपायर्ड। आगे देखते हैं। अब ये देखिए सेशन इवेंट टाइम आउट हो गया, तो टेंशन में नहीं आना कि भैया हमने इतनी सारी डिटेल भरी है हम परेशान हो गए। अब दोबारा हमने लॉगिन कर लिया, ऐसे ही खुल के आ जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भैया हमने भर दिया है। ये एक अच्छी बात है, ये कम टॉर्चर है कि कम से कम ये दोबारा हमसे नहीं भरना पड़ रहा है। अब आ जाएगा आपका पार्ट 4 रजिस्ट्रेशन, जिस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद पैसा लेने की बारी, जो मेन काम है, ठीक है। पैसा लेने का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से खुल के, और पे बाय कैश, पे बाय ऑनलाइन। अगर आपके पास यार ऑप्शन नहीं है तो अपने फ्रेंड वगैरह से ना ऑनलाइन वाला कर लेना, एसबीआई के चक्कर में मत पड़ना। पर्सनल सलाह है ताकि कम हेडेक हो, ठीक है। उसके बाद हम पे बाय ऑनलाइन करके इसे भरेंगे। उसके बाद हमने उस पर क्लिक कर दिया है, अभी आ रहा है यूपीआई बोल रहा है। उसके बाद ऐसे आ गया है डिटेल्स, ठीक है। और हमने चूंकि ये है तो हम यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे छुपा रहे हैं। उसके बाद फिर हम पैसा देंगे। आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना आजकल बड़ा आसान हो गया है, तो क्यूआर कोड क्लिक करेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम जनरेटेड ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम अनेबल टू जनरेट द क्यूआर, ये इनको सही करने की ज़रूरत है, ये भी हम डाल सकते हैं बाद में, ठीक है। अब हम दोबारा बैक जाएंगे और ये देखो अब हम इसमें बैक जाने की कोशिश करें और बैक जा नहीं पा रहे हैं, और फिर तुम बोलते हो कि तुमने बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको दोबारा लॉगिन करके दोबारा वो प्रोसेस करेंगे और मैं अब आपको पेमेंट करके इसके आगे का दिखाऊंगा। और फिर से लॉगिन करके आ गए हैं, ठीक है।
इसके बाद हम जाएंगे पे एग्जामिनेशन फ़ी, पैसा देने जाएंगे। यूपीआई सेलेक्ट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लिक टू कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा, हम कोशिश करेंगे यूपीआई से पे करने के लिए। तो ये यूपीआई से आएगा, ये डिटेल्स आ गई। अब हम सपोज करो क्यूआर कोड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्यूआर कोड बोलेगा, देखो खुल रहा है, 100 रुपया मांग रहा है, ये क्यूआर कोड आ गया। अब मैं आपके सामने पे करके भी दिखाऊंगा, मैंने सोच रखा था कि मैं पैसे दूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये इनका मैंने स्क्रीनशॉट 100 रुपये का आ गया, मैंने क्यूआर कोड से डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए पेमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी कुछ होगा, अभी देखना जादू, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन होना चाहिए। देखिए योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, ये आ गया, इनका पैसा जा चुका है। इसके बाद हम फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ये आपका रेफरेंस नंबर, भैया हमारा 100 रुपया हमने आपको पहुंचा दिया है। कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, हमने ऑलरेडी 7 सेकंड में कर लिया। अब इसके बाद का स्टेज आता है, तो इसके बाद आ जाएगा क्लिक हियर टू द यूपीएससी वेबसाइट एल्स यू विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू ये। और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सारी चीज़ें आएंगी, कितना पैसा दिया, कितना ट्रांजैक्शन दिया, रख लेना स्क्रीनशॉट निकाल के, और उसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फाइनली सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, ये एक अच्छी बात है। अब हम इस पे जाएंगे, सेंटर सिलेक्शन, कहाँ पे आप एग्जामिनेशन का सेंटर देना चाहते हैं। तो जैसे अगर इनका सेंटर एक्चुअली इन्होंने सोच रखा था दिल्ली ही देंगे, ठीक है, तो हमने दिल्ली डाल दिया है। उसके बाद सेंटर विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर क्लिकिंग द बटन बिलो, आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड ये, तो ये डिक्लेरेशन आ रहा है, ये डिक्लेरेशन कर लेना। इनका सेंटर हमने दिल्ली ही भर दिया है क्योंकि ये दिल्ली ही चाहते हैं। तो उसके बाद आएगा आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड एग्री, फाइनली सबमिट। तो इस पर अब फाइनली सबमिट हम कर देंगे, ये हम क्लिक करेंगे फाइनल सबमिशन, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन पूरा हो गया, के एंड तक हम पहुंच गया, मजा आ गया, माँ कसम। इतना ज़्यादा फॉर्म भरने में मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, बट सीरियसली सही में इंटरव्यू लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये बात तो है। एनीवेज चलते हैं फिर फॉर एप्लीकेशन स्टेटस फॉर यूपीएससी, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका स्टेटस आप देख सकते हैं। अब इस पर हम एप्लीकेशन स्टेटस अपनी देख लेंगे, ये एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, और फाइनली आपका आ गया, देखो एग्जामिनेशन नेम, प्रेजेंट स्टेटस, ये वो, एंड प्रिंट, अपना प्रिंट निकाल के रख लेना, फॉर्म भर गया है। अभी तक अगर आपको चीज़ें अभी भी फिर भी डाउट है, अगर मुद्दे की बात पे आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लीजिएगा, लेकिन अपने फॉर्म में गलती मत कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी यार, बहुत सारे कट्स लगा के हमने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हमें बैलेंस करनी थी, एक आपका इंटरेस्ट, दूसरा सेकंड पर्सन जिन्होंने अपना फॉर्म मुझसे भरवाया कि उनकी प्राइवेसी भी सिक्योर है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में हमने कई सारे कट्स लेके ये वीडियो बनाया है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है इस बार का जो फॉर्म है वो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कर रहा है। तो एक अच्छा काम कर लेना, एक फ्रेंड के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसको भी अगर दिक्कत हो रही हो तो एक बार वो देख के ना अपनी चीज़ें अगर कुछ गलती की है या फिर नहीं भी भर पाया किसी रीजन से, तो वो गलती से बच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और डेफिनेटली एक लोग के साथ शेयर करना मत भूलना। Thank you very much. This was Nilesh Kumar Singh, your mentor for फिलहाल इस फॉर्म भरने के लिए। Thank you very much.